हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9th कक्षा की नागरिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज इसके द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने संसद के कामकाज और संसद की जो प्रमुख कार्यपालक प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य उसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम भारत का जो नाममात्र कार्यपालक है या जिसके नाम पर भारत का शासन चलाया जाता है, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हम जो संस्था का जो तीसरा स्वरूप है न्यायपालिका, उसके कामकाज पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो नाममात्र कार्यपालक होता है। यद्यपि जो भारत का प्रधानमंत्री है वास्तविक कार्यपालक वो होता है, सारा का सारा शासन वो चलाता है, किंतु जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। कहने का अभिप्राय कि पूरा का पूरा जो शासन है वो राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति इंग्लैंड की जो महारानी है उसके तरह होती है। इंग्लैंड में जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। इंग्लैंड की महारानी के पास भी केवल शासन नाम मात्र का होता है, अर्थात शासन उसके नाम पर चलाया जाता है। ऐसी ही स्थिति भारत में राष्ट्रपति की भी है। अब ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति है उसका चुनाव किस प्रणाली से किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, पूरा का पूरा शासन उसके नाम पर चलाया जाता है, तो उसका पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। किंतु भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ की जनता नहीं करती, फिर भी वो पूरे देश का प्रतिनिधि हो, इसलिए भारत की जो जनता है उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने की जो प्रणाली है उसमें एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें किसी भी तरह से जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। इस निर्वाचक मंडल में जो प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है उसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है, अर्थात जो वोट देने वाला होगा उसे अपनी प्रेफरेंसेस देनी पड़ेगी कि वो पहले स्थान पर किसे पसंद करता है, दूसरे स्थान पर किसे, जितने उम्मीदवार होंगे उस आधार पर वो अपनी प्रेफरेंसेस देगा और फिर लास्ट में जिस उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होता है उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है और वो राष्ट्रपति के रूप में चयनित हो जाता है। इस प्रकार जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो पूरे देश का मुखिया होता है। यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई विशेष कार्य नहीं होता, किंतु फिर भी वो पूरे राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, इसीलिए उसका जो पद है वो अत्यंत गरिमामयी होता है। अगले चरण में हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ और कार्य हैं वो इस तरह से सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। नंबर 1 शासन चलाना, नंबर 2 नियुक्ति संबंधी अधिकार, नंबर 3 कानूनों का निर्माण, नंबर 4 स्वविवेकी कार्य और नंबर 5 संकटकालीन शक्तियां। नंबर 1 शासन चलाना। भारत का जो शासन है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पे चलाया जाता है। यद्यपि शासन चलाने में राष्ट्रपति की अपनी कोई भूमिका नहीं होती, किंतु फिर भी पूरा का पूरा शासन, पूरे के पूरे शासन के आदेश राष्ट्रपति के नाम से चलाए जाते हैं। राष्ट्रपति की जो दूसरी महत्वपूर्ण शक्तियां या कार्य है वह नियुक्तियां करना। भारत का राष्ट्रपति अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसमें भारत का प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, कंट्रोलर और एडिटर जनरल की नियुक्ति, इसके अलावा अन्य जो बड़े एवं प्रभावशाली जो गरिमामयी पद हैं उनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करता है। नंबर 3 है कानूनों का निर्माण। हमने पिछले भाग में ये देखने का प्रयास किया था कि कानून बनाने की जो प्रणाली है वो किस तरह से कार्य करती है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात जब तक राष्ट्रपति कानून को स्वीकृति प्रदान नहीं करता तब तक कोई भी बिल कानून का रूप नहीं ले सकता। यद्यपि राष्ट्रपति इस मंजूरी देने के लिए बाध्य होता है, उसे कानून के मसौदे पर जो संसद द्वारा पारित किया जाता है उस पर हस्ताक्षर अवश्य करने पड़ते हैं, किंतु फिर भी जब तक उसके हस्ताक्षर नहीं होते वह बिल कानून का रूप नहीं ले सकता। राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और वह थोड़े समय के लिए इसको पेंडिंग में या लटका कर रख सकता है, किंतु राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, वह इससे इनकार नहीं कर सकता। पुनर्विचार में अगर सरकार उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो अच्छी बात होती है, किंतु
अगर सरकार ऐसा ना करना चाहे तो इसके लिए राष्ट्रपति किसी भी तरह से सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। जो कार्य है वो है स्वविवेकी कार्य। भारत के राष्ट्रपति के पास जितने भी कार्य करने पड़ते हैं वो सारे के सारे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री या सरकार की सलाह पर करने पड़ते हैं। किंतु क्या कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि राष्ट्रपति को अपने विवेक से करना पड़े? राष्ट्रपति के पास एक ऐसा कार्य होता है जो उसे अपने विवेक से करना चाहिए, वह होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब चुनाव हो जाता है तो अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिले तो उसका नेता निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनता है, किंतु जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति का ये अपना विवेक होता है कि वो सर्वोच्च जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता को सरकार गठन के लिए बुलाए और उसे तय सीमा के अंदर बहुमत साबित करने के लिए कहे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा दल है उसे ही अवसर प्रदान करे, या फिर गठबंधन के लिए जो गठबंधन दल का नेता है उसे इसके लिए अवसर प्रदान करे। अगला जो राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण कार्य होता है वह है उसकी संकटकालीन शक्तियाँ। भारत में अगर किसी प्रकार की कोई संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये 3 तरह का राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नंबर एक, संविधान का अनुच्छेद 352 ये कहता है कि भारत पर अगर किसी बाहरी आक्रमण या अन्य उपद्रव की आशंका हो तो पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस स्थिति में पूरे के पूरे देश का जो शासन है वो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। नंबर 2, अनुच्छेद 356 ये किसी राज्य या किसी क्षेत्र विशेष में अगर किसी तरह की कोई उपद्रव या सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग या विफल हो जाने की स्थिति में कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में वहाँ का जो शासन है वो स्थगित किया जाता है और पूरा का पूरा शासन केंद्र सरकार या राज्यपाल जो वहाँ पे होते हैं उनके हाथ में आ जाता है। नंबर 3 है वित्तीय आपातकाल। ये संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। भारत में यदि किसी प्रकार के वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति की इस संकटकालीन शक्ति का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो भारत में जो न्यायपालिका है वो क्या कार्य करती है। हमने अभी तक ये देखा कि जो संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, वो 3 स्तर पर कार्य करती हैं। नंबर 1, कानूनों का निर्माण करना। नंबर 2, कानूनों को लागू करना। और नंबर 3, कानूनों में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय करना या विवादों का निपटारा करना। ये जो तीसरा कार्य होता है ये न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। न्यायपालिका वास्तव में विविध स्तरों के जो न्यायालयों की जो एक कड़ी है उसे न्यायपालिका कहा जाता है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला एवं सत्र न्यायालय, उसके नीचे स्थानीय स्तर के न्यायालय कार्य करते हैं। ये पूरी की पूरी व्यवस्था एकीकृत व्यवस्था होती है। इसका अभिप्राय ये कि पूरा का पूरा जो न्याय व्यवस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहती है। भारत में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर या सरकार की सलाह पर की जाती है। राष्ट्रपति ये कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, किंतु फिर भी इसमें किसी तरह का कोई बाइस्ड या किसी तरह के पक्षपात की संभावना नहीं रह पाती, क्योंकि मुख्य रूप से जो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनको ही ये अवसर दिया जाता है, अर्थात उनकी वरिष्ठता के आधार पर उन्हें ये अवसर दिया जाता है। अब ये देखते हैं कि जो न्यायपालिका है वो उसके कार्य क्या होते हैं। न्यायपालिका के कार्यों को इस तरह से सूचीबद्ध किया जा सकता है। नंबर 1, न्याय करना। नंबर 2, संविधान की व्याख्या करना। नंबर 3, कानून की समीक्षा करना। और नंबर 4, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य होता है वो है न्याय प्रदान करना। न्याय किसी भी स्थिति में, किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम रूप से न्यायपालिका ही प्रदान करती है। ये न्याय दीवानी या फौजदारी मामलों के संबंध में दिया जाता है। ये विवाद किसी भी स्तर पर हो सकते हैं। ये विवाद 2 नागरिकों के मध्य, एक नागरिक या एक सरकार के मध्य, या फिर 2 राज्य सरकारों के मध्य, या एक सरकार एक केंद्र सरकार के मध्य हो सकता है। इसका निपटारा जो न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करता है। दूसरा है संविधान की व्याख्या करना। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को ये अधिकार और ये शक्ति प्राप्त है कि वे संविधान की व्याख्या करें। संविधान में यदि किसी संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश ना हो तो सर्वोच्च या कोई उच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करने में सक्षम होता है। संविधान की व्याख्या संविधान के जो प्रारूप हैं उनके अनुसार ही न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। नंबर 3 है कानूनों की समीक्षा करना। केंद्र सरकार या राज्य सरकार समय समय पर नए नए कानूनों का निर्माण करती है। वह कानून किसी तरह से संविधान की अवहेलना ना करें, या कोई नागरिक अगर उनको चुनौती देता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय
उस कानून की समीक्षा करने का भी अधिकार रखती है। संविधान का जो मूल स्वरूप है उसे बनाए रखने में कोई कानून किसी तरह की अड़चन पैदा न करे, इसलिए कानून की समीक्षा का जो ये कार्य है ये न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अंतिम जो कार्य है वह है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान ने मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा है। इसमें जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत न्यायालय को ये शक्तियां हैं कि वे किसी भी नागरिक के अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस संबंध में रिट जारी कर सकता है। ये रिट अधिकार पृच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख इत्यादि इस तरह से जारी की जाती हैं। हमने देखा कि जो न्यायपालिका है वो मुख्य रूप से न्याय प्रदान करने का कार्य करती है और किसी भी विवाद में निपटारे के संबंध में काम करती है। इसके पश्चात एक जो प्रश्न उठता है वो ये कि क्या जो न्यायपालिका है वो सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र है या निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकती है। तो इसके संबंध में एक जो बात कही जाती है वो ये कि भारत की जो न्यायपालिका है वो दुनिया में एक अलग स्थान रखती है। इस पर किसी भी सरकार का कोई भी दम नहीं आता। वास्तव में जो भारतीय न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ये संसद या सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है और इस पर किसी भी तरह से सरकार का नियंत्रण नहीं होता। अगर एक व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में पदासीन हो जाता है तो उसे हटाना राष्ट्रपति के पद को हटाने के समान ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया से उन्हें भी हटाने की व्यवस्था संविधान में दी गई है, जिसे महाअभियोग कहा जाता है। महाअभियोग में संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव को पारित करवाया जाता है और उसी विधि से न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। इससे भी ये सिद्ध हो जाता है कि जो भारतीय न्यायपालिका है वो किसी भी तरह से सरकारी हस्तक्षेप से बाहर है। तो आज के पाठ में हमने राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य इसके बारे में पढ़ा और साथ ही न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं और कार्य हैं उसके विषय में हमने जाना। तो आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।